विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनंत व्याख्यानमाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के व्याख्यान के लिए मैं आज के स्पीकर का आप सभी के सामने सबसे पहले परिचय रखना चाहूंगी और उसके बाद हम प्रत्येक शुक्रवार की तरह आज भी एक नए क्लिनिकल विषय के ऊपर एक व्याख्यान रखेंगे और उसके बाद जैसे हम प्रश्नोत्तरी का सेशन भी रखते हैं उसका भी हम आगाज करेंगे। और जो इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है, તમારો અવાજ આવે છે? जो इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है कि हम अनेक श्रेष्ठ वैद्य निर्माण करना चाहते हैं, जो कि हमारे श्रेष्ठ चिकित्सक वर्ग और हमारे खासकर यूजी, पीजी और पीएचडी विजेता कहीं ना कहीं नॉट अ जॉब सीकर बट जॉब प्रोवाइडर है ना, कि ये अपने जीवन में बहुत अच्छी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने के लिए स्वयं में प्रेरित होकर वो आगे करते रहे। तो ऐसे एक उदात्त उद्देश्य के लिए आज हमने वैद्य मनोज उपाध्याय जी को आमंत्रित किया है और मैं उनका परिचय आप सभी के सामने रख रही हूँ। वैद्य मनोज के उपाध्याय, आप है प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट ऑफ द श्री ओ एच नजर आयुर्वेदिक कॉलेज एंड स्वामी आत्मानंद सरस्वती आयुर्वेदा हॉस्पिटल एंड कॉलेज नियर द रेलवे स्टेशन सूरत गुजरात में है अभी आप। और आपका जो मैं बायोडाटा सीवी देख रही थी, तो यू हैव विजिटेड फ्रांस आल्सो टू डिलीवर अस वेरियस लेक्चर्स ऑन आयुर्वेदा अमंग द यूरोपियन Ayurveda trainee in the 20 days program. You are also awarded in 2015 as a best teacher by one Adajan Rotary Club. You have got as a awarded as the Ayurveda Bhushan Pushkar from the reputed Sandu Pharmacy in 2017. All over the India, which is the only 4 renowned doctors of the India were honored. You have got various prestigious award also from the various societies and firms. You have also treated more than 2 lakhs patient with only Ayurveda treatment during your throughout 30 years of the career. You have delivered various lectures and provide benefits to the new scholars in the Gujarat Ayurveda University and Government of Gujarat, Jamnagar. Different college students and the schools like Oro University, ONGC University, various medical college association, etc. You have delivered various lectures for the development of the Ayurveda thinking, and the many more people are also benefited via this great message to live a healthy life through Ayurveda. तो मैं अनेक रिसर्च आर्टिकल, अनेक कैंप्स, इन सारों का ब्रीफ आप सभी पार्टिसिपेंट्स के सामने रख रही हूँ कि आज एक विद्वान स्पीकर वैद्य मनोज उपाध्याय जी, जो आप काय चिकित्सा के प्रोफेसर रहे हैं और अनेक स्टूडेंट्स को भी लाभान्वित किया है, तो मैं समझती हूँ। और आज सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं एक और भी बहुत अच्छा विषय बताना चाहूँगी कि मैंने जितने भी स्टूडेंट से जो सुना मनोज उपाध्याय सर के लिए कि उनका क्लिनिकल नॉलेज बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और हम सबसे पहले 1988 में जब मैं यूजी फर्स्ट ईयर में थी, तब आप एमडी फाइनल ईयर काय चिकित्सा जामनगर से करके निकल रहे थे, यानी आउटगोइंग बैच थे, हम लोग इनकमिंग बैच थे। तो तब से ही आपने मुझे भी आयुर्वेद पढ़ने के लिए उद्यत किया। बापालाल वैद्य आपने पढ़ने के लिए कहा था और मैं आज तक भी उस बात को याद करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ। तो ऐसे विद्वान स्पीकर को मैं आप सभी के सामने आज आमंत्रित करती हूँ और आज के लेक्चर्स के लिए ओवर टू यू वैद्य मनोज उपाध्याय जी। हेलो हेलो मनोज भाई, मेरी आवाज आ रही है उधर? हेलो
हाँ, आवाज तो आ रही है। मनोज जी तक नहीं शायद पहुंच रही है। अच्छा। डॉक्टर हर्ष। मनोज जी भी उसमें थे ना, ट्रैवलिंग में है शायद कहीं। हाँ हाँ, वो भी ट्रैवलिंग में है एक्चुअली। डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर हर्ष उपाध्याय। कॉल कर लो उनको। हाँ, एक मिनट, मैं डॉक्टर हर्ष को है ना को होस्ट बना देती हूँ। हेलो हाँ जी। एतल बेन, जी जी हाँ, नमस्कार भैया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, आ रही है मैं भैया। प्रारंभ कर दूं? हाँ जी हाँ जी, शुरू कर मैं दीजिए। प्रारंभ कर दूं? जी जी, आप शुरू कर दीजिए भैया जी। नमो स्तवन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिशिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रागादिरोगान् सततान् शक्ता अशेषकाय प्रसुतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। आज के शुभ अवसर पर आयुर्वेद व्याख्यान लिंक के माध्यम से आदरणीय एतल दीदी पूरा दिन व्यस्त रही, फिर भी आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा घोषित की जाए, इस संघर्ष में, इस परिश्रम में, इस वेबिनार के माध्यम से आप सभी को साथ में लेकर उपस्थित हुई है। सबसे पहले उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और मुझे निमंत्रित करने के लिए आप सभी को और आत्मीय एतल दीदी को पूरा हृदय की ओर से धन्यवाद दे रहा हूं और मेरा विषय की ओर मैं जा रहा हूं। मित्रों, आप सभी राजस्थान के अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। आयुर्वेद, साथ में एलोपैथी या ओनली आयुर्वेद, या हमारे जानी सर कहते हैं मिक्सोपैथी की ओर से आप प्रैक्टिस करते होंगे। उसमें विद्वान अध्यापक भी होंगे। आप सभी को वेबिनार के माध्यम से मिलकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मुझे सूरत आने का हुआ अध्यापक के रूप में। काय चिकित्सा मेरा विषय था, इसलिए मैंने शुरू से ही रुग्णों के साथ उनकी चिकित्सा शुश्रूषा करने का मुझे मौका मिला और ऐसे ऐसे समय पसार करते हुए आज 35 साल मेरा पूरा हो गया और अलग अलग विषयों पर मेरा चिंतन रहा। आप सभी प्रैक्टिशनर हैं, इसलिए आपको शास्त्र ज्ञान में ज्यादा जाने का मुझे म्यूट कर दिया है अब। उचित इतना नहीं लगता है, क्योंकि आप तो प्रैक्टिशनर है और मैं भी बेसिकली क्लिनिशियन हूँ। अच्छा, शाहबत आगे। और क्लिनिशियन होने के नाते मुझे संहिता और संग्रह ग्रंथों में जाने का मन तो होता है, क्योंकि बेसिकली आई एम टीचर, तो थोड़ा शास्त्र की भी मैं बात करूंगा। आवाज सुनाई पड़ती है ना मेरी एमांग? हेलो जी भैया, हाँ जी हाँ हाँ जी, सुन रही है जी। एमांग जी? हाँ जी हाँ जी। हाँ, आप बोलते रहे ना, आप युवान दिखाई रहे हैं मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल। और विषय तो बहुत मेरा सुंदर है, एलर्जिक डिसीज एंड आयुर्वेदिक मैनेजमेंट। हमारे एक गुरुजी थे, वो पहले हमको मॉडर्न सिखाते थे और ट्रीटमेंट आयुर्वेद की करवाते थे। और आदरणीय सदगत सीपी शुक्ला जी का एक मंतव्य भी था, मॉडर्न डायग्नोसिस एंड आयुर्वेदिक मैनेजमेंट। तो मेरा सब्जेक्ट भी मुझे लगता है कि इस प्रकार का ही है। एलर्जी क्या है, एलर्जी को आयुर्वेद में किस विषय के साथ को रिलेट करना चाहिए, ये सभी बातों में मैं नहीं जाना चाहूंगा। लास्टली मैं मेरे विषय पर ही आऊंगा। मित्रों, आजकल एलर्जी के सब्जेक्ट में जो भी लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च हुई है, मैं मानता हूं कि महर्षि चरक, सुश्रुत वगैरह उनसे भी आगे है। 3000 साल पहले या 5000 साल पहले जहां सिंपल माइक्रोस्कोप भी अवेलेबल नहीं था, उसी काल में जो भी डिस्क्रिप्शन महर्षि चरक वगैरह ने दिया,
उसमें मैं एलर्जिक डिसीज को आज 2 विभाग में डिवाइड करना चाहता हूँ। सबसे पहले वो एलर्जिक कंडीशन रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, दूसरी स्किन से रिलेटेड है। आज हम एलर्जिक यूजिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, वो इतने गहरे सब्जेक्ट पे मैं नहीं जाऊंगा, 2 ही चीज मैं अपने सामने रखूंगा, एलर्जी का रेस्पिरेटरी डिसीज and its आयुर्वेदिक मैनेजमेंट एंड somewhat आयुर्वेदिक स्किन एलर्जिक स्किन डिसीज और उसका आयुर्वेदिक मैनेजमेट, 2 भाग में आज मैं चर्चा करूंगा। शाहबाद की लोकेशन लगा दो, है ना, इसमें ठीक है, मिली नहीं, है ना, मैंने एक लोकेशन का ग्रुप बना रखा है। ये चल अपना माइक ऑफ करो। मेरा माइक ऑन है, बातें करो आगे। हाँ जी भैया, जी हाँ जी। हाँ जी। एलोपैथी या मॉडर्न मेडिकल साइंस में एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा का जो डिस्क्रिप्शन मैंने डेविडसन से पढ़ा, गोलवाला से पढ़ा, ईपीआई से पढ़ा, सेविल और सेसिल से भी पढ़ा। मुझे प्रेरणा आयुर्वेद के प्रति यह सम्मान कब से हुआ, ये मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको मैं सुना दूं। मैं जब 83 में मैं शतोष्कर पढ़ता था, टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मेकोलॉजी, तो उसमें मैंने पढ़ा कि सभी मॉडर्न कंपनियां एंटीबायोटिक्स के साथ ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड को मिक्स कर रही है। तो मैंने सोचा कि भी ये ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड क्या है। तो शतोष्कर की बुक में मैंने जब भी पढ़ा कि ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड इज नथिंग बट एक्सट्रैक्ट ऑफ अदाटोडा वासिका, वो वासा का ही सत्व है, एक्सट्रैक्ट है। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और आयुर्वेद के प्रति इतना सम्मान हुआ था कि वासायम विद्यमानायम आसायम जीवितस्य च रक्तपित्ती क्षयिकासी, जो लिखा है वो सही है। आज लोग बोलते हैं कि भाई ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है, वो म्यूकोलाइटिक एक्शन उसकी है। तो आयुर्वेद में तो पहले से ही लिखा था कि वासा का रोल जीर्ण का श्वास या राज्यक्षमा में तो है ही, रक्तपित्त में भी है। तो इस संदर्भ में इसलिए दे रहा हूँ कि 83 की मैं बात कर रहा हूँ। डेविडसन में मैं सबसे पहले एलर्जिक अस्थमा की बात करूं तो वो लोग मानते हैं कि रीच प्रोटीन जो भी सीरियल्स में है, कठोल में है, वो एलर्जी के लिए जिम्मेदार है। बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें, वो लोग जो मेन चीज बता रहे हैं उसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उसमें एक रीच प्रोटीन आता है जो हम डाइट में ले रहे हैं, उसमें एग्स वगैरह की बात आती है, फिश वगैरह की बात आती है, नॉन वेजिटेरियन डाइट की बात आती है। ये सभी मॉडर्न साइंस का डिस्क्रिप्शन है। और आज एक नई थियरी भी आ गई कि भाई मिल्क प्रोटीन भी एलर्जी के लिए एक जिम्मेदार है। और एक इंस्ट्रिंजिंग फैक्टर और एक्सट्रिंजिंग फैक्टर में एक बात लिख दी कि हेरिडिटरी रोल भी है, बीज दोषात भी है। और ये खान पान की बात तो अलग रही, लेकिन इसके साथ एक डिस्क्रिप्शन भी मिल रहा है कि भी रजसा धूम वाताभ्याम मीन्स चेंज इन द एटमोस्फियर, और हवामान में बदल से वेदर की भी एलर्जी किसी किसी को होती है। तो ये सभी बातें आजकल के जो 21वीं सदी में जो भी साइंस बता रहा है उनकी बातें मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मॉडर्न पर से आयुर्वेद पर मैं इसलिए जाता हूँ कि आयुर्वेद के प्रति आप सभी का जो गौरव है उसको बढ़ोतरी देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए मैं इस बात पर आ रहा हूँ। तो आज एलर्जिक अस्थमा के लिए क्या बोला जाता है कि भी एक एलर्जन बॉडी में आता है, जो चीज आप सब लोग जानते हैं, और वो एलर्जन मास्ट सेल में जाता है, मास्ट सेल में जाकर वो ब्रोंकोस्पाज्म करता है, और जो ब्रोंकस है उसमें विसीड सिक्रीशन और म्यूकोजल इडिमा डेवलप करके अल्टीमेटली देयर विल बी ए एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड दैट रिजल्ट्स इनटू एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा। वही पैथोलॉजी
मेरी अपनी नहीं है, वो मॉडर्न साइंस की है। आप नहीं मानो, इससे भी ज्यादा जो पैथोलॉजिकल कंसेप्ट महर्षि चरक हैज रिटन इन चिकित्सा स्थान चैप्टर 17, वो आपको मैं दिखा दूं, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को तो ये एलर्जिक अस्थमा के साथ तमक श्वास या श्वास रोग तो पढ़ाता हूँ, लेकिन साथ में एक चीज पढ़ाता हूँ जिसको बोला जाता है कोर पल्मोनल रेस्पिरेटरी हार्ट डिसीज। आपको आश्चर्य भी होगा और आपको रिस्पेक्ट भी होगा चरक के प्रति के उसी टाइम में महर्षि चरक ने रेस्पिरेटरी हार्ट डिसीज, जिसको आज की सेंस में कोर पल्मोनल बोला जाता है, उसकी भी संप्राप्ति चरक चिकित्सा स्थान 17 में दी है। लेकिन पहले मैं दिखा दूं कि मॉडर्न की संप्राप्ति के साथ, पैथोजेनेसिस के साथ वी आर एग्री कि भाई एलर्जन बॉडी में आया, मास्ट सेल में गया, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और काइनिन को रिलीज किया, और उन सभी केमिकल के हिसाब से 3 पैथोलॉजी बनी। नंबर 1 ब्रोंकोस्पाज्म, नंबर 2 mucosal edema, and number 3 viscid secretion. Ultimately that condition is converts into airway obstruction. तो ये संप्राप्ति में बच्चों को जब भी पढ़ाता हूँ तो मुझे तो चरक पढ़ाना है, सुश्रुत पढ़ाना है, अष्टांग हृदय पढ़ाना है। तो जब भी मैं जाता हूँ तो जो एलर्जी के कॉज आज लिखा है एलर्जी के एक्सपर्ट्स लोगों ने, तो उन लोगों के पास ये सभी डिस्क्रिप्शन तो है, लेकिन मैं आज बात करने जा रहा हूँ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के लिए पूरे विश्व में, पूरे भारत में सभी मॉडर्न प्रैक्टिशनर भी, पल्मोनोलॉजिस्ट भी आज चिंतित है, प्रयास कर रहे हैं कि सर हमारे पास एंटीहिस्टामिनिक, ब्रोंकोडायलेटर, स्टेरॉइड और ऑक्सीजन थेरापी, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। और जो भी प्रोग्नोस्टिक फीचर्स आयुर्वेद ने दिखाए हैं उसी काल में, वो प्रोग्नोसिस तो हम भी बोलते हैं कि भाई उसमें कुछ ठीक होने वाला नहीं है। सयाप्यस्तमकः, वही चीज के साथ पल्मोनोलॉजिस्ट भी हमारे साथ सहमत होते हैं और अलग अलग मेडिसिन से अभी ट्राई कर रहे हैं। लेकिन परिस्थिति क्या हो गई है कि ड्रग रेजिस्टेंस, दूसरा ड्रग फेल्योर, और अलग अलग मेडिसिन को इस्तेमाल करने की जो कंडीशन आती है, तो खुद अच्छे अच्छे मॉडर्न फिजिशियन भी हमारे पास उम्मीद लेके आते हैं कि सर आपके पास कुछ है इस चीज के लिए। तो क्योंकि मैं हमेशा उपवास करता हूँ, थोड़ी मश्करी करता हूँ उन लोगों की, भाई आप तो बोलते हैं ना कि हमारे पास लेटेस्ट मेडिसिन उपलब्ध है, वो बोलते हैं कि हम सेट्रिजिन, वो सेट्रिजिन, बाद में मोंटेलुकास निकली, और मोंटेलुकास के बाद अभी तो एक नई मार्केट में एक फॉर्मूला आ गई, उसको बिलास्टिन बोलते हैं, और हम ब्रोंकोडायलेटर भी दे रहे हैं, उसमें इनहेलेशन, नेब्यूलाइजर वगैरह करके हम ठीक करते हैं। लेकिन भैया ठीक नहीं होता है, सयाप्यस्तमकः। लेकिन जब इस स्टेरॉइड की बात आती है तो वो लोग घबरा जाते हैं, और इसीलिए आयुर्वेद के प्रति बड़ी उम्मीद के साथ हमको एज ए सीनियर फिजिशियन सूरत जैसे शहर में जहाँ पोल्यूशन ज्यादा है, तो हमारे पास बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आते हैं और कहते हैं कि सर आपके पास कोई बेजिक फंडा है कि जिससे हम ये प्रॉब्लम से मुक्त हो सके। तो एक एलर्जिक अस्थमा की मैं बात कर रहा हूँ, महर्षि चरक ने लिखा, पहले उन्होंने आहार की बात नहीं बताई, पहले लिखा रजसा धूम वाताभ्याम, मीन्स एटमॉस्फेरिक एलर्जी या चेंज इन द वेदर, उससे चरक के काल में भी एलर्जी ज्यादा होती होगी, इसलिए रजसा धूम वाताभ्याम ये सेंटेंस लिख के आज जो साइंस मानता है कि रिच प्रोटीन, उसके लिए महर्षि चरक ने लिखना पड़ा निष्पाव मांस पिंड्याक तिल तेल निषेवणात्, इन सभी प्रकार के रिच प्रोटीन। साथ में लिख दिया अनुप, जलज, पिशीत, मीन सभी प्रकार की नॉन वेजिटेरियन डाइट। साथ में जो आज का साइंस मानता है कि भाई मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हरी वरी एंड करी, उससे भी हिस्टामिन रिलीज होता है। तो आयुर्वेद में भी हमको
सम्मान हो जाए कि भाई चरक ने ऐसा कहाँ लिखा है कि मेंटल स्ट्रेस से या मेंटल स्ट्रेन से भी हिस्टामिन ज्यादा रिलीज होता हो। तो आप चरक पढ़ो चिकित्सा स्थान, तो उसमें लिखा है कि चिंता शोक भयाद, वो 17वां चैप्टर में ही लिखा है। तो और एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, विषास चेव। तो मीन्स कोई भी प्रकार का जो टॉक्सिन्स बॉडी में एक दिन में एलर्जी नहीं करता है, लंबे समय तक वो जमा होता है। यंगस्टर आजकल के आप सभी लोग भी खान पान में, आहार में ध्यान नहीं रखते हो, क्या खाना क्या नहीं खाना उसको ध्यान नहीं रखते हो। लेकिन वाग्भट जी को इसलिए लिखना पड़ा कि सर्वेशम एव ही रोगाणाम निदानम कुपिता मलाह तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविधा अहित सेवनम। अहित आहार वही कोई भी रोग का एक कारण है, और उसका दूसरा एक कारण है प्रज्ञापराध। जाना में धर्मम न में प्रवृत्ति, जो दुर्योधन की स्थिति है ना, वो आज सभी आप लोगों की भी है और यंगस्टर्स की भी है। तो लंबे समय तक फास्ट फूड एंड जंक फूड खाने से जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होते हैं, तो चरक ने लिखना पड़ा विषाश चेव, विष जो एक कारण है। एक डॉक्टर ने मुझे पूछा था कि वैद्यराज आपके साइंस में मिल्क प्रोटीन की कोई बात है कि नहीं। तो उसी टाइम मुझे भी रिपीट रिवीजन करना पड़ा चरक संहिता का, लेकिन मैं इतना खुश हो गया कि एक शब्द आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चरक का जो लास्ट पैराग्राफ में एक शब्द लिखा है, आमक क्षीर निषेवनाथ। तो मैंने उनको बता दिया कि चरक लिख रहे हैं कि मिल्क प्रोटीन भी एलर्जी कर सकता है। तो ये निदान की बात हुई, लेकिन जो संप्राप्ति की बात है उसमें तो जो मॉडर्न साइंस लिखता है ना, उससे भी एक स्टेप आयुर्वेद आगे है। आप सभी विद्वान लोग मेरे सामने बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, आपको मालूम ही होगा कि चरक ने लिखा यदा श्रोतांशी संवृद्धः मारुतः कफपूर्वक विश्व व्रजति संवृद्धः तदा श्वासान करोति सह। एक संप्राप्ति वो है। दूसरी संप्राप्ति वो है कि मारुतः प्राणवाहिनी श्रोतांशी अविश्य कुप्यति पुरस्थः कफ प्राणोपरोधाय प्राणिनाम पंच। ये दो एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा या श्वास रोग की है। और इससे आगे कफवातात्मका वेतो पित्तस्थान समुद्भवो हृदयस्य रसादिनाम धातुनाम च उपशोषणो, वो रेस्पिरेटरी हार्ट डिसीज यानी कोर पल्मोनल की संप्राप्ति है। तो संवृद्धः मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, मारुतः कफपूर्वकः इति कफ अपने विश्वग व्रजति इति सर्वतो गच्छति। एक ब्रोंकस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एक से ज्यादा मीन्स न्यूमेरस ब्रोंकस में उनका जब भी संगात्मक विकृति होती है तभी श्वासान अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी एंड अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी या अकॉर्डिंग टू क्रोनिसिटी क्षुद्र महा ऊर्ध्व तमक, इस प्रकार के श्वास की स्थिति लेकर मरीज हमारे पास आता है। तो ये संप्राप्ति भी बहुत अच्छी है। मारुतः प्राणवाहिनी श्रुतांसी अविश्य कुप्यति, वो संप्राप्ति भी अप्रोप्रिएट है। मॉडर्न पैथोजेनेसिस के साथ वी कैन कंपेयर आवर कंसेप्ट वेरी स्ट्रांगली एंड वेरी साइंटिफिकली। सो ये संप्राप्ति की बात हुई एलर्जिक अस्थमा की। आप कहेंगे कि आप हमको एलर्जिक डिसीज के बारे में बात करें कि अस्थमा के बारे में, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस एवं एलर्जिक अस्थमा मेन है। तो उस पर मैं जा रहा हूं और उसकी ट्रीटमेंट आपको दिखा रहा हूं। मॉडर्न साइंस की बात हो गई, एंटी हिस्टामिनिक, ब्रोंकोडायलेटर, देन स्टेरॉइड, ये सभी उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद का एलर्जी का विचार सबसे अच्छा है
श्रेष्ठ है, उसके लिए तो कोई संदेह नहीं है। पैथोजेनेसिस का विचार वो भी अप्रोप्रिएट या साइंटिफिक है, उसके लिए भी कोई संदेह नहीं है। बात रही चिकित्सा की। फोन आ रहा है किसी का। इसी से इंटरनेट लिया है। हाँ, बंद करना पड़ेगा, ये गया। विश्वास द्वार अन्न प्रवेश कृत, ये प्राणवायु की जो दृष्टि होती है, और सभी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन भी हमारे एम्फाइसीमा से लेकर रेस्पिरेटरी फेल्योर तक हमारे सामने आते हैं। तो उसमें कम से कम प्रिवेंशन हो जाए, कम से कम जिसके साइड इफेक्ट न हो, इस प्रकार की चिकित्सा हमको मिल जाए। तो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने जो चीज प्रैक्टिस में रखी या जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन दिया और उससे जो परिणाम मुझे मिला है, वो मेन बात पर मैं आ रहा हूँ। आप सभी को खुशी होगी कि गुरुजी ये सभी इधर उधर हमको घुमा के, अभी हम तो प्रैक्टिशनर है, हमको क्या प्रिस्क्राइब करना, वो चीज दिखा दे तो अच्छा है। आज मैं क्लास में जाता हूँ तो बच्चे भी श्लोकास को चैंटिंग करने में, संहिता संग्रह ग्रंथों को पढ़ने की जगह मुझे बोलते हैं कि सर हमको मेन बात जो भी दिखाना है ना वो दिखा दो। तो मैं बोलता हूँ कि हमारे शुक्ला साहब थे, वो हमको कभी भी ये कोई योग नहीं देते थे, वो रेडी रेफरेंस नहीं देते हैं। लेकिन आज हमारी एतल मैन ऐसा कहेंगे कि सर हमको तो इंस्टेंट गुलाब जामुन चाहिए, हमको इंस्टेंट डोसा की जो रेसिपी है वो चाहिए। वो डोसा का मटेरियल कहाँ से लाना और कैसे बनाना वो आपको मत सिखाओ, हमको मत सिखाओ। तो इस प्रकार के युग में हम जी रहे हैं। तो मैं आपको जो भी चीज एलर्जिक अस्थमा या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या प्रतिश्याय जिसको राइनाइटिस बोलते हैं, उसमें मैं क्या दे रहा हूँ सूरत में बैठ के, वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सुनाई पड़ता है मेरा प्रवचन हेतल बेन? जी जी, हाँ जी भैया, बिल्कुल वॉइस इज क्लियर। जी क्लियर है? जी जी, हाँ जी। अच्छा, कोई गड़बड़ी है तो मुझे आवाज देना। ओके जी, ओके जी। जी, तो आज आप लोग भी अलग अलग फॉर्मुलेशंस या देते होंगे, लेकिन जो सूत्र है ना चिकित्सा का सूत्र, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। और ये इम्पोर्टेंस इसलिए है कि महर्षि चरक या सुश्रुत ने कई पहले डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख दिया कि श्वास कुठार रस दो, श्वास का चिंतामणि रस का प्रिस्क्रिप्शन दे दो, या भारंगी आदि वात दे दो, कंठकारी अवले दे दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उनको मालूम था कि अ, जैसे जैसे समय काल व्यतीत होगा वैसे वैसे नई नई मेडिसिन आएगी मार्केट में, और आपको तो मरीज को ठीक करना है। और मैं प्रवचन कर रहा था पथ्य अपथ्य सेवन के बारे में। तो आयुर्वेद की जो ट्रीटमेंट है ना, वो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, वो मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट में पथ्य आहार, पथ्य विहार, अपथ्य आहार और अपथ्य विहार का बहुत इंपॉर्टेंस है। और वो आप जब भी कंसल्टिंग प्रैक्टिस करो, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करो, तो टाइम लेके मरीज को अच्छी तरह समझाना, तो ही आपको सफलता मिलेगी। मेरा ये आपको विशेष अनुरोध है, क्योंकि आजकल के जो प्रैक्टिशनर है वो बहुत जल्दीबाजी करता है। प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, स्टेथोस्कोप लगा के देख लिया, विजिंग आता है कि नहीं आता है वो देख लिया और प्रिस्क्रिप्शन कर दिया। ऐसा नहीं होगा भाई। पथ्य अपथ्य वो तो आयुर्वेद का मूलभूत आधार है। विनापि वैषजम व्याधि पथ्याद एव निवर्तते ऋतु पथ्य विहीनस्य विषजानाम सते अपि, ये लिखने वाला ये साइंस है। और आधुनिक वैद्य भी आपके साथ सहमत होंगे कि ये चीज का ख्याल रखने से हमको बहुत परिणाम भी मिलता है। तो जो चिकित्सा का जो सूत्र है ना, यदा श्रोताओं से समृद्ध, वो तो पैथोलॉजी हो गई। लेकिन यत्किंचित कफवातघ्नम उष्णम वातानुलोमनम वैषजम पानम अन्नम वा तद्हितम श्वास
इस प्रकार का है। टीका नेहे स्वेदेर उपाचरित आक्तम लवणस्तेलेन नाड़ी प्रस्तर संकरैः देहे अस्य ग्रथितः श्लेष्मा स्रोतो विलीयते हानि मार्दव आयन्ति ततो वातानुलोमता। ये सूत्र मुझे इतना अच्छा लगता है। एक हरितोष करके लड़का मेरे पास 2-1.5 साल की उम्र में मेरे पास आया और क्लियर कट डायग्नोसिस था उसका, एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा। ट्रीटमेंट उसको लेनी थी आयुर्वेद की। तो उसकी मम्मी को मैंने बोला कि उसके नाम हेमा था, हेमा। मैंने बोला कि बहन जी आप तिल तेल को सेंधा नमक के साथ मिक्स करके यू अप्लाई ऑन दी चेस्ट और धीरे धीरे मसाज अभ्यंग करो, पीठ पे भी करो, पार्श्व में भी करो। और बाद में जो भी देना था वो मैंने दे दिया। उसी टाइम हमारी आसपा कफ सिरप आती थी और एक मैं कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, आपके पास नोट और पेन है तो उसमें आप लिख लेना। वो कॉम्बिनेशन सभी के लिए है, बच्चों के लिए भी है। मैंने बाल चातुर्बद्ध सिरप दिया, आसपा कफ सिरप दिया और आसपा कंपनी का महानारायण तेल और तिल तेल का मसाज करने के लिए बोला। आप नहीं मानो, जो बच्चा इनहेलर ले रहा था, नेबुलाइजर भी बार बार जरूरत उसको पड़ती थी, वही बच्चा को सिर्फ ये आक्तम लवणस तेल है ना, लवण युक्त तिल तेल का अभ्यंग करने से 50% फायदा हो गया। और बाद में जो भी फॉर्मूला श्वास कुठार रस के साथ देना था, क्योंकि वो तो कम दिनों के लिए दिया मैंने, लेकिन उसको एक कॉम्बिनेशन दे दिया। उसमें वासा, यष्टि और सोम चूर्ण, जो आसपा के भी सोम कल्प आता है, वो चूर्ण दे दिया। तो आज नहीं मानो, वो लड़का 25 साल का तो हो गया और सबसे ठंडा, सबसे जो कोल्ड स्टेट है कनाडा में, उधर वो नैनो इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। इस प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल मेरे सामने मुझे दिखाई पड़ता है। लेकिन जब भी छोटे छोटे बच्चे आपके पास आते हैं, उनको डीकंजेस्टेंट या ये ब्रोंकोडाइलेटर या एंटीहिस्टामिनिक देने से कफ सूख जाता है। तो उनकी कंप्लेन वही रहती है कि बार बार ये चीज रिपीटेडली होती है, रिकरेंस होता है। तो मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा कि लवण युक्त तेल का उरह प्रदेश में अभ्यंग करने से भी इतना परिणाम मिलता है। बाद में जो सूत्र है कि वातश्लेष्म हरेर युक्तम तमकेतु विरेचनम, तो जो संप्राप्ति आपने सुनी कि वात कफात्मका वे तो पित्त स्थान समुद्भव, पित्त स्थान मानो के चक्रपाणी लिखते हैं कि अधो आमाशय, तो अधो आमाशय के लिए विरेचन श्रेष्ठ है। मैं मानता हूँ मॉडर्न डॉक्टर्स भी मेरे साथ सहमत होते हैं कि जो हिस्टामिन रिलीज होता है वो अधो आमाशय से ही रिलीज होता है और उसको सप्रेस करने से बार बार होने की संभावना है। लेकिन यदि उसको बॉडी में से बाहर निकाला जाए तो तमकेतु विरेचनम। मित्रों, आपको सिस्टेमिक विरेचन नहीं कराना है, आपके पास सुविधा नहीं है, फैसिलिटी भी नहीं है, तो मैं एक सीनियर वैद्य के नाते आपको बोल सकता हूँ कि आप कोष्ठ शुद्धि करवाइए। इसको त्रिवृत्त दे दीजिए, हरित की दे दीजिए, आप उसको पंचसकार दे दीजिए, हिरण भ्रष्ट हरित की दे दीजिए। इस प्रकार का ओवरडोज में, या बच्चों को भी सिंपल आरगवत दे दो, आरगवत से भी उसको पेट साफ हो जाएगा। और इस प्रकार की जो विरेचन की औषधियां हैं वो देने से भी परिणाम मिल सकता है। तो ये सूत्र आप याद रखिए, यत् किंचित कफवातगनम उष्णम वातानुलोमनम तत्सेव्यम वैसजम पानम अन्नम वा तदहितम श्वास हिक्किने, ये पहला सूत्र। और एक का श्वासादितम वाला दूसरा चिकित्सा सूत्र, दोनों को आप इस्तेमाल करिए। और जो भी नहीं खाना है, निष्पाव, मांस, पिण्याक, तिल तेल सेवनात्, चने की दाल, रिच प्रोटीन में उड़द की दाल वगैरह का लोग कहेंगे कि मैं ये खाने से मुझे होता है। और मिल्क प्रोटीन की एलर्जी है तो वो भी बंद करवा सकते हैं। उसको वेदर की एलर्जी है, रजसा धूम वाताभ्याम, उससे भी ख्याल रखिए। सुश्रुत का डिस्क्रिप्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। विदाही गुरु विष्टम्भी वृक्ष अभिषंदी भोजने ही, तो आप दही भी बंद करवाइए, कर्ड बंद करवाइए।
तो ये सूत्र तो हो गया, लेकिन आप मुझे कहेंगे कि आप हमसे थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए। तो आप लिख लीजिए, आपके पास यदि नोट और पेन है तो। मैं तो बेसिकली टीचर हूँ, इसलिए क्लास में लिखवाता हूँ वर्मा जी। और एक क्लास में लिखाने की जो आदत है ना, वो मेरी बहुत पुरानी आदत है। मैं भी लिखता था, मैं पढ़ता था तब, और आपको भी मैं लिखवाऊंगा। और राजस्थान जब आऊंगा जयपुर में घूमने के लिए, तभी आपकी नोट भी मांगूंगा कि जो वेबिनार हुआ था उसकी मुझे नोट दिखाओ। तो भी ये आपका जो प्रयास है, परिश्रम है, मैं उसको सफल समझूंगा। तो सबसे पहले एक वैशज्य रत्नावली या सारंगधर भाव प्रकाश में लिखा हुआ योग है, जिसका नाम है द्वात्री दशांग क्वाथ, DWA, द्वात्री दशांग क्वाथ। तो उससे इट इज वेरी बेस्ट एंटी एलर्जिक फॉर्मूला है। वो बारंगियादी क्वाथ का ही एक रूपांतर है। और हमारी जो सूरत शहर की 100 साल पुरानी, उसको 1-2 साल नहीं हुआ, 100 साल पुरानी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसको आत्मानंद सरस्वती फार्मेसी बोला जाता है। तो उसमें वो बनता है, लिक्विड फॉर्म में भी है, और ये भुक्का भी उसका मिलता है, पाउडर भी मिलता है कोर्स फॉर्म में। तो वो देने से हमेशा दर्दी को 2-3-4 लिक्विड मोशन होता है। दर्दी कहते हैं कि मैंने काढ़ा पीने का शुरुआत की तो मुझे लिक्विड मोशन हुआ। तो हम बोलते हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता इस प्रकार का लिक्विड मोशन होगा, और इससे ही आपको ठीक होगा। आप नहीं मानो, मेरे इलाका में, जब मैं वेसु में सूरत में रहता हूँ, उधर एक पीडियाट्रिशियन 25 बेड का अपना खुद का हॉस्पिटल चला रहा है। तो एक दिन हमारे कंसल्टिंग में लाइन में बैठा था, हमको मालूम नहीं था कि ही इज अ वेरी वेल नोन रिनाउंड फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन। तो मेरी चेंबर में आया तो उन्होंने बोला कि सर, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मेरा खुद का 25 बेड का हॉस्पिटल है। तो हमने बोला कि बहुत बड़ी बात है सर जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो उन्होंने बोला कि मुझे एलर्जी का। थैंक यू बेटा। तो मजा आई था ने? सरस, इंटर्नशिप करूँ थे MBBS वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो डॉक्टर साहब ने बोला कि मुझे आपके पास से ये अस्थमा की ट्रीटमेंट चाहिए। आप नहीं मानो, द्वात्री दशांग क्वाथ हमने दे दिया, और साथ में जो चीज दिया उसका भी आप थोड़ा लिख लो। मैं एक हमेशा कॉम्बिनेशन बना के रखता हूँ, जैसे आपके यहाँ भी कॉम्बिनेशन तो रहते ही है। तो उसमें श्वास कुठार रस, वासा, सीतोपलादी जी की जगह हम तालिस आदि रखते हैं, धात्री निशा, यष्टि और सोमकल्प। श्वास कुठार 250 से 500 मिलीग्राम, कालिशादी चूर्ण 1 ग्राम, वासा 1 ग्राम, सोमकल्प 500 मिलीग्राम, एंड कभी त्रिकटु भी रखते हैं, सूंठ, मरी और पीपल। तो इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन बना के शहद के साथ लेने के लिए हम मरीज को बोलते हैं। आप कहेंगे कि श्वास कुठार रस से कुछ होगा या नहीं होगा? आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें मनसील है, शुद्ध टंकण है, पिपली है, मरीच है। तो उसमें कंपनी भी महत्व की होती है कि किस कंपनी का आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छी और स्टैंडर्ड कंपनी जो बनाती है, आपके यहाँ भी होगी, हमारे यहाँ भी है, तो उसका डोज निर्धारित करके 21 दिन तक इस प्रकार का योग देना। बाद में जो आप फॉर्मूला दे रहे हैं तो उसमें कभी कभी श्वास कुठार रस उसमें से निकाल देना, और यही फॉर्मूला से हमको परिणाम मिलता है। और आगे जाकर हम कभी कभी कंटकारी अवलय, वासा अवलय, और मुझे तो अच्छा लगता है पीपल आदि अवलय हो। सब लोग कंटकारी अवलय और वासा अवलय तो लिखते हैं, पारंगी आदि क्वाथ भी लिखते हैं, लेकिन मेरी जो फॉर्मूला है उसमें पीपल आदि अवलय इसलिए मैं दे रहा हूँ कि पीपली प्राणवह स्रोतस का एक रसायन है। जब भी चरक में एक बात आई कि अलग अलग स्रोतस के लिए कौन कौन से रसायन द्रव्य है, तो आप भी पढ़ लेना चरक में। तो उसमें लिखा है कि पिपली प्राणवह स्रोतस का रसायन है। आफ्टर कोरोना में हमने सभी लोगों को ऐसा बोला कि दूध के साथ या शहद के साथ पिपली का प्रयोग करो, क्योंकि आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी इंजरी हुई है
आजकल आप भी देखते होंगे कि फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स एंड ये इंटरस्टिशियल लंग डिसीज ILD, इनके बहुत से केस हमारे पास आने लगे और बार बार रिपीटेशन में कफिंग होना या अस्थमा होना, इस प्रकार की शिकायत तो कॉमन हो गई है। लेकिन ILD तक के पेशेंट बढ़ने लगे, जिसमें मॉडर्न साइंस में स्टेरॉइड के सिवाय कोई मेडिसिन भी नहीं है। तो इस प्रकार के कंडीशन में भी हमने द्वितीय दशांकपात का प्रयोग किया और साथ में ये जो कॉम्बिनेशन है वो भी दिया। और मेरा जो मानना है कि प्राणवाहक स्रोतस को इम्यून करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए पिपली श्रेष्ठ रसायन है। तो इंडोर की फैसिलिटी है तो पिपली रसायन भी आप दे सकते हो, और इंडोर नहीं है तो पिपली आप दूध के साथ या शहद के साथ दो लंबे समय तक, थोड़ा पित्त का ध्यान रख के, तो इससे भी बहुत सारा परिणाम आपको मिल सकता है। तो यहाँ एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की बात मैं खत्म करता हूँ। और एलर्जिक स्किन डिसीज में खास करके आपको अर्टिकेरिया, शीतपित्त भी मिलेगा, एलर्जिक स्किन डिसीज भी आपको प्रैक्टिस में आएगी। तो इस प्रकार की कंडीशन में हम क्या देते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। ये जो भी फॉर्मुलेशन है वो प्रसिद्ध है, हर जगह मिलता भी है, और इस प्रकार के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और उसमें शीत मारुत संसदपात, ये सभी श्लोक आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन अर्टिकेरिया की जो स्थिति बनती है, तो इस स्थिति में चालू से चालू से तो अलग अलग प्रकार के एलर्जिक कंडीशन लेके विचर्चिका के पेशेंट, एलर्जिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट, एटोपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट अर्टिकेरिया लेकर और स्वतंत्र रूप में भी शीतपित्त लेकर हमारे पास आते हैं। मैं उसमें भी चरक का जो सूत्र है, कुर्यात शोणित रोगेषु रक्तपित्त हरिम क्रियाम विरेकम उपवासश्च श्रावणम शोणितस्य च, वैद्य हर्ष का जो थीसिस था वो भी यही टॉपिक पे था, वासा पे। तो जिन द्रव्य या औषध योग का मैं इस्तेमाल करता हूँ, अभी अभी तो हमने विरेचन भी सारे पैमाने पे करवाया, लेकिन जो भी औषध योग आप प्रैक्टिस में यूज करते हो उसमें मैं अर्टिकेरिया की बात करूं तो उसमें सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है शटी, जिसको गुजराती में बोलते हैं कपूर काचली। और हम लोग सर्दी रिपू वटी जो देते हैं वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए, उसमें वो शटी आती है, कपूर काचली आती है। तो उसका प्रयोग हमारे गुरुजी थे सुनील वशिष्ठ जी, उन्होंने भी एक टेबलेट रख दी है जिसका नाम ही है शटी। उन्होंने एक सिंगल ड्रग के रूप में टेबलेट बनाई है। और सर्दी रिपू वटी तो हर जगह मिलती ही है, तो सबसे पहला मैं प्रिस्क्रिप्शन में देता हूँ सर्दी रिपू वटी। आपको ऐसा लगेगा कि स्किन का प्रॉब्लम है और आप सर्दी रिपू दे रहे हो, लेकिन जो पित्त का प्रकोप होता है ना, वही हिस्टामिन को रिलीज करता है, वही सीरोटोनिन और काइनिन को रिलीज करता है। क्योंकि पित्त स्थान समुद्भव जो अधोआमाशय है वो भी हिस्टामिन रिलीज होने का एक स्थान है। तो सर्दी रिपू देने से पित्त का शमन होगा, और वही पित्त वायु के साथ मिलकर जब इस शाखाओं में जाता है तभी अर्टिकेरिया या शीतपित्त उत्पन्न होती है। ये संप्राप्ति तो बड़ी आसान है। तो उसमें हम सर्दी रिपू से शुरुआत करते हैं। और एक भुवनेश्वरी गोंडल की फार्मेसी है, उन्होंने शीतपित्त शमनी वटी बनाई है, उसका नाम ही है शीतपित्त शमनी वटी। और आप लोग हरिद्राखंड अवले या एलर्जन पाउडर नागार्जुन फार्मेसी की ओर से देते होंगे, लेकिन हमारा एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हम रखते हैं दात्री निशा नंबर 1, दात्री निशा नंबर 2, पटोल नंबर 3, मंजिष्टा नंबर 4, सारीवा और कुष्ठ, इसको कट बोला जाता है। तो इस प्रकार का जो हमारा कॉम्बिनेशन है
वो हम दे रहे हैं धात्री निशा, पटोल, अमृता, विडंग, ये शटी मीन्स सर्दी रिपू। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन बना जाता है। और अर्श भैया है वो एक टेबलेट उन्होंने बना कर रखी है, इसमें 3 ही चीज है। TTG मीन्स त्रिवृत्त, त्रिफला, और जी मीन्स अरगवत। उनको अरगवत अच्छा लगता है, तो एक हमने टेबलेट खुद से बनवाई, उसका नाम रख दिया TTG, जिसको त्रिवृत्त, त्रिफला और अरगवत से भी विरेचन भी होता है, कोष्ठ शुद्धि भी होती है त्रिवृत्त से, तो वो भी अच्छे परिणाम हमको देते हैं। और एक टेबलेट हमने प्राइवेट क्लिनिक में बनवाई है, उसका नाम है विडंग और खैर खदीर, तो उसका नाम रख दिया है विके। तो विडंग और खैर देने से भी इस प्रकार की एलर्जी में बहुत अच्छे परिणाम हमको मिलते हैं। तो ये एलर्जी का स्किन डिसीज की बात हमने कही। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्किन के कोई भी प्रॉब्लम में हमेशा नित्य मेनम विरेचयेत। आप हिमज मीन्स सिंपल अरडे से दो, हरितकी से दो, सुंठी और हरितकी से दो। और कभी कभी जहाँ स्टीरॉयड लेके पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो उसी स्थिति में गौमूत्र हरितकी का भी प्रयोग हमको करना पड़ता है। केवल अरडे से नहीं चलता है, लेकिन गौमूत्र हरितकी या सुंठी हरितकी से भी हमको विरेचन होने के साथ परिणाम मिलता है। और अच्छे से अच्छे रिजल्ट जो रिपीटेशन होता है स्किन डिसीज में, तो उसमें मरीज को अच्छा होता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, कुर्यात शोणित रोगेशु रक्तपित्त हरिम क्रियाम। आप कहेंगे कि रक्तपित्त हरिम क्रियाम में आप क्या देते हो, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ वासा है। वासा का एंटी एलर्जिक रोल प्रसिद्ध भी है, प्रूव भी हुआ है। तो आप ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें आप वासा भी रख सकते हो। और जहाँ रुक्षता ज्यादा है, वात का प्रकोप ज्यादा है, उसी समय अच्छी फार्मेसी का खदीर आदि घृत, प्रायः वैद्य लोग पंचतिक्त घृत, महापंचतिक्त घृत, पंचगव्य घृत वगैरह उसका स्नेहपान करवाते हैं। लेकिन अच्छा लगता है खदीर आदि सोराइसिस कंडीशन में जो इचिंग ज्यादा हो उसमें भी परिणाम मिलता है, और एलर्जिक की कंडीशन में भी मिलता है। और साथ में मेरा एक विचार वो भी है कि मनः शांत, उसको मन को भी शांत करना है, तो उसके लिए मॉडर्न साइंस में जैसे ट्रैंक्विलाइजर आशीष जी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, वो नेटवर्क चला गया। आपकी रिकॉर्डिंग पे चल रही है ना? इमोशनली भी वो हैरान परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि उनको थोड़ा मेद्य रसायन या इस प्रकार का शंख पुष्पी ब्राह्मी वगैरह का कॉम्बिनेशन दे देते हैं। न केवल औषध योग, लेकिन उसको शिरोपीचू या शिरोधारा के लिए भी हम कन्विंस करते हैं। तो ये स्किन के सभी प्रॉब्लम में लोकल एप्लीकेशन के लिए मेरे गुरुजी आदरणीय सदगत मधुसूदन शास्त्री जी हमको जामनगर में सिखाते थे कि मरीचियादी तेल, करंज तेल, तुरक तेल, उसका वो गुरुजी कॉम्बिनेशन हमको बना के सिखाते थे। लेकिन मेरे ख्याल से नींब तेल और करंज तेल श्रेष्ठ है एलर्जी की कंडीशन में। और जहाँ स्केलिंग ज्यादा हो उसी कंडीशन में शतधूत घृत भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार का स्किन का आप विचार कर सकते हो। लेकिन स्किन के रोगों में थोड़ी कठिनाई वो है कि वो जल्दी मिटते नहीं है। पेशेंट एक डॉक्टर के पास से दूसरे डॉक्टर, एक वैद्य के पास दूसरे वैद्य पे चला जाता है, लेकिन उसको कन्विंस करना वो बहुत डिफिकल्ट भी होता है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। इसलिए मेरे ख्याल से चरक ने लिखा होगा कुष्ठम दीर्घ रोगाणाम, वो लंबे समय तक चलेगा।
तो ऐसी स्थिति हमारे पास आती है। मित्रों, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। हेतल बहन से मैंने वादा किया था, मैं पूरा मेरा एक्सपीरियंस आप सामने रखूंगा, लेकिन मेरा जो होल्ट है उधर मुझे अभी जाना पड़ेगा। मेरा बस स्टॉप अभी आ रहा है। मैं भी थोड़ा आपको जो भी ज्ञान विज्ञान की बातें, मेरे एक्सपीरियंस की बातें आपके सामने रखने की मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी शायद डिस्टरबेंस होता हुआ होगा। और मुझे अभी बस स्टॉप पे जाना है। आपको कोई भी क्वेश्चन एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिसीज या एलर्जिक स्किन के डिसीज के बारे में हो, मुझे आप पूछ सकते हो। मेरा लड़का अर्श भी होशियार है, वो भी प्रैक्टिस कर रहा है सूरत शहर में। मैं तो अभी टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ। आपको यदि कोई भी डिसीज के बारे में, खास करके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में कभी भी जानना हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ, और खास करके एचल दीदी की ओर से, जिन्होंने आप सभी को वेबिनार के माध्यम से मिलने का मुझे मौका दिया। आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा घोषित करने में आदरणीय मोदी जी और सभी का जो संनिष्ठ प्रयास है, उन प्रयास में हम सब लोग साथ में जुड़ जाए। प्रोफेसर वैद्य मीताबेन कोटेचा जी, वो मेरे सहपाठी रहे हैं, और हमने साथ में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का जामनगर में अभ्यास किया। आज भी वो हमारे संपर्क में है, अच्छे हमारे मित्र हैं। और आप सभी, मैं जयपुर NIA में 87 में आया था एक पेपर प्रेजेंट करने के लिए, जब भी रामस्वामी जी डायरेक्टर थे। और जोधपुर यूनिवर्सिटी में एग्जाम लेने के लिए मैं तो बार बार गया हूँ। तो बड़ा रिश्ता है राजस्थान के साथ, आप लोगों के साथ। तो फिर कभी हमारे बहन जो मुझे मौका देगी कि आप अम्बात, संधिवात या गाउट पे कुछ बोलो, आप डायबिटीज की सारवार क्या कर रहे हो, आप हार्ट डिसीज के बारे में क्या जानते हो, तो मैं श्लोकों का बॉम्बार्डिंग करके वैवर्ण्य मूर्छा ज्वरकाश हिक्का श्वासास्य वैरस्य तृषा प्रमोह सर्दी कफोत क्लेश रुजु रुचिश्च हृदरोगजाहाशु विविधास तथा अन्य, इस प्रकार के रेफरेंस के साथ चिकित्सा स्थान चैप्टर 26 त्रिमर्मीय चिकित्सितम अध्यायम व्याख्यास्यामः, उन सभी रेफरेंस के साथ बात करूंगा। और अंत में आचार्य भगवान वाग्भट जी के जो शब्द है, वो शब्द आप सभी के लिए भगवान धन्वंतरि के सामने रखकर मैं मेरे प्रवचन को और वाणी को विराम देता हूँ। अभ्यस्त कर्मणाम विषयाम साधु वृत्तानाम भद्रम भद्रम भद्राभिलाषिणाम अभ्यस्त कर्मणाम भद्रम भद्रम भद्राभिलाषिणाम भद्रम आगमशालिनाम। आप सभी लोग वेदों के उपासक हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सतत अध्ययनम वादः परतंत्र अवलोकनम तत्विद्य आचार्य सेवा बुद्धि मेधा करो गणः। और वाग्भट जी के शब्दों में अभ्यस्त कर्मणाम भद्रम भद्रम आगमशालिनाम विषजाम साधु वृत्तानाम भद्रम, ये प्रार्थना भगवान को करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। खूब खूब धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य प्रोफेसर मनोज उपाध्याय सर। बहुत ही बढ़िया रहा। बीच में एक दो बार मेरा इंटरनेट ने थोड़ा सा साथ कम दिया, तो वहाँ मेरा थोड़ा सा छूटा सुनने के लिए, मगर मैं समझती हूँ कि एक दूसरी रिकॉर्डिंग भी करी गई है सर के द्वारा, तो जरूर उसका अच्छा वर्जन मैं अभी YouTube चैनल पे डालूंगी, और मैं भी खुद स्वयं दूसरी बार सुनूंगी इसको। और जामनगर के अनेक गुरुजनों की आज मुझे याद आ गई कि जो हमारे मन में, मस्तिष्क में, हृदय में कहीं ना कहीं आयुर्वेद का अद्वितीय स्थान पहले क्रिएट करते थे, और उसके बाद फिर जी वो कहीं ना कहीं विषय को पढ़ाते थे। तो मैं जी बहुत जी बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और आगे डॉक्टर हर्ष को एलर्जी के ऊपर अपना व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर हर्ष। जरूर। थैंक यू एदल मैन, थैंक यू। जी जी, हर्ष, डॉक्टर हर्ष। नमस्ते मैडम। जी भैया। जी भैया।
हाँ, सर्व मैं सभी से आपको मिलवा दूं। सभी हाँ, पार्टिसिपेंट्स को मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर हर्ष आदरणीय प्रोफेसर मनोज उपाध्याय जी के पुत्र और नेहरू का क्वेश्चन है। हाँ जी, अभी थर्ड जनरेशन ऑफ द क्वालिफाइड आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, लगातार ये जो आयुर्वेद परंपरा में आप तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने एमडी द्रव्य गुण फ्रॉम द आयुर्वेदिक कॉलेज वडोदरा से आपने अपनी पढ़ाई पूरी की है और डिस्टिंग्विश ग्रेड्स एंड द एसोसिएशन द आयुर्वेदा ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग से भी आप जुड़े हुए हैं। यू हैव पब्लिश्ड 6 रिसर्च पेपर्स एंड अवॉर्डेड 3 बेस्ट पेपर इन योर लाइफ, है ना। अभी तो छोटे से ही हैं मगर फिर भी आपको 3 बार उसका अवार्ड भी मिल गया है। योर स्पेशलिटी इन आर्थराइटिस, ओबेसिटी, डायबिटीज, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एलर्जी, जिसके बारे में हम आज सुनेंगे, और पंचकर्मा ये आपके स्पेशलिटी के विषय है, क्षेत्र है। और हम सभी के बारे में एक एक लेक्चर सुनना चाहेंगे। तो आज हम एलर्जी डिसऑर्डर से उसकी शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर हर्ष। नमस्ते मैडम, धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया और सर्व सुग्न वैद्यजनों अग्रज को मेरा सादर प्रणाम। जय धन्वंतरी। पिताजी ने काफी अच्छी बातें की एलर्जी के बारे में, एलर्जिक डिसऑर्डर्स के बारे में, उनकी डेविडसन्स के लेके पैथोलॉजी से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तक। तो एलर्जी को अभी जो विज्ञान मानता है इट्स हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी है। कुछ जो प्रोटीन्स है जो बॉडी में एंटर होते हैं उनको हाइपर सेंसिटिविटी करता है अपनी इम्यून सिस्टम, उसको ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, वो एलर्जी ऐसा सामान्य तौर पे समझा जा सकता है। तो आयुर्वेद में एलर्जी की ऐसी सीधी परिभाषा नहीं दी जा सकती, पर आयुर्वेद में मूलतः देखे तो स्किन में होती है एलर्जी, या रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है, या आंखों की एलर्जी होती है। ये 3-4 मूल स्थानों पे एलर्जी की परिभाषा को हम समझ सकते हैं और उसकी संप्राप्ति हम उसके जो आशय में होती है उस हिसाब से समझ सकते हैं। तो प्रथमतः एलर्जी को अगर समझा जाए तो आयुर्वेद में हम मूलतः काय चिकित्सा अग्नि की ही चिकित्सा है, तो अग्नि को ही मूल मान के अगर एलर्जी के बारे में सोचते हैं। मैं नडियाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, जेएस आयुर्वेद से। तो हमारे जो गुरुजी थे एसएन गुप्ता सर, वो हमेशा एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी के बारे में एक श्लोक का हमेशा ही पठन करवाते थे कि एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी को दोनों को समझना है तो आम की व्याख्या आपको ठीक से समझनी चाहिए, क्योंकि वहां पे एक शब्द पहले दूसरा ही शब्द लिखा है, श्रोतो रोध बल भ्रंश गौरव अनिल मूढ़ता। तो सर जो बोलते हैं बल भ्रंश, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी मतलब हमारा जो कुदरती बल है उसका भ्रंश होना, यानी वो अपने मूलतः कर्म से विकृत होना, वही एलर्जी या ऑटो इम्यूनिटी माना जाता है। तो प्रथमतः जब हम कोई भी एलर्जी की चिकित्सा के बारे में सोचे तो पहले ही हमें आम की चिकित्सा करनी चाहिए। आम यानी आम कैसे बनता है कि अग्नि का आवरण होना, वही आम की चिकित्सा है। हमारे एक पारिवारिक मित्र है, वो साहब जो है वो पीडियाट्रिक सर्जन है और उनके वाइफ है वो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के हेड है। तो मैं उनके घर पे गया तब मैडम मुझे बोल रहे थे, हर्ष ये त्रिकटु काफी अच्छा एंटीबायोटिक है। मैंने बोला सर क्यों? तो कि बच्चों में एलर्जी और जो कफ के प्रॉब्लम रहते हैं उसमें त्रिकटु बहुत अच्छा एंटीबायोटिक काम करता है। मैंने बोला सर वो एंटीबायोटिक नहीं है, वो अग्नि दीपन करता है और कफ जो बढ़ा हुआ है आम पाचन करवा के वो ट्रीटमेंट करता है। तो एलर्जी को हम आयुर्वेद में कितने एस्पेक्ट से सोच सकते हैं उसी की मैं बात करूंगा। एक तो सबसे बड़ा सिद्धांत है आम, क्योंकि आम की उपस्थिति होगी, क्लेद की उत्पत्ति होगी और जहां जहां खाओ वही गुणिया होगा, वहां पे वो उपस्थित होके उसके जो सिम्टम्स है वो दिखाएगा, वो आइदर स्किन हो या आइदर रेस्पिरेटरी हो। क्योंकि ज्यादातर पेशेंट में क्लिनिकली हम यहाँ पे देखते हैं सूरत में, क्योंकि सूरत काफी क्लेद से भरपूर प्रदेश है, यहाँ नदी और समंदर के बीच का काफी अनुप्रदेश टाइप का है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें पेशेंट में क्लेद उत्पत्ति होती है। सर पेशेंट नॉर्मली पूछते हैं कि सर इतना बड़ा कफ आता कहाँ से, इतना सारा हमारे नाक से, हम तो ऐसा कुछ खाते भी नहीं ठंडा।
तो वो जो क्लेद बार बार उत्पन्न होता है अग्नि मांद्य के हिसाब से, तो प्रथमतः एक आम का विचार है। दूसरा सबसे बड़ा विचार है, अभी की जो लाइफस्टाइल है वो है विरुद्ध आहार। अभी विरुद्ध आहार बहुत सारे तरीके से बोले गए, तो विरुद्ध आहार कभी कहीं इलाकों में ओकसात में भी हो गए हैं, फिर भी विरुद्ध आहार लंबे समय पे लेने से शरीर को कोई ना कोई तरह से हमारे अग्नि को हैम्पर करेंगे ही करेंगे। तो विरुद्ध आहार का जो हम बार बार सेवन होता रहता है कि आज दूध के साथ कहीं खट्टी चीजें और फर्मेंटेड चीजें, मार की कुछ मिठाई है उसमें भी फ्रूट फ्लेवर आना, फ्रूट फ्लेवर्स का आइसक्रीम आना, मेयोनीज वगैरह का जो ज्यादा गुरुतर आहार बनता जा रहा है कि जो अग्नि मांद्य की स्थिति उत्पन्न करने के लिए काफी जिम्मेदार है। तो ऐसी परिस्थिति विरुद्ध आहार के कारण भी हमारे शरीर में होती है। तो विरुद्ध आहार भी एक बहुत सबसे बड़ा कारण है कि विरुद्ध आहार में खाली दूध को न गिना जाए, लेकिन जो अष्टांगहृदय ने जितने बोले कि अध्यसन, समसन, विषमासन, वो सबको भी उसमें इंक्लूड किया जाए कि भुक्तस्य उपरि आसनम की जो हमें आहार का जो नियत बताया गया कि भाई स्वस्थ व्यक्ति के लिए चतुर्विंश जो 1/4 पार्ट खाली रखना है, चतुर्विध कुक्षीय है, और रोगी के लिए त्रिविध कुक्षीय की जो बात की गई है वो भी आहार के बारे में सोच के और अग्नि का विचार वहां पे भी करके, तो विरुद्ध आहार भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। फिर आगे देखे तो दूषी विष, जो दूषी विष हमें कोई रोग उत्पत्ति हो गई हो या ज्वर के बाद किसी भी प्रकार के ज्वर, आज बहुत सारे मरीज हमारे पास ज्वर के आते हैं तो कोई ना कोई वो फीवर की कंडीशन लेके आते हैं, सर्वायरल फीवर होता है, टाइफाइड फीवर होता है। तो ज्वर का जो पाचन अपनी आयुर्वेदिक पद्धति से न होना, क्या होता है कि भाई लॉन्ग टर्म पैरासिटामोल वगैरह लेके या एंटीबायोटिक्स लेके ज्वर को दबाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ज्वर एकमात्र ऐसी संप्राप्ति है कि अग्नि खुद का मूल स्थान छोड़ के पूरे शरीर में आगे बढ़ता है, तो वहां पे वो दोषों का पाचन करने के लिए अग्नि जाता है। एक ही संप्राप्ति है जिसमें कि अग्नि अपना मूल स्थान छोड़ता है, तो उसमें वहां पे दोषों का पाचन नहीं हो रहा है, तो उसी ऐसी कंडीशन में या किसी रोगावस्था के बाद जो दूसरी विष का कॉन्सेप्ट है, तो वो भी आगे जाके एलर्जी का बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। और दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन न करना, कई बार पेशेंट आते हैं शरद ऋतु के बाद तुरंत अर्टिकेरिया लेके आते हैं कि क्या आपने आहार विहार किया, तो यहाँ पे ये इलाके में फर्मेंटेड फूड का ज्यादा ही इंटेक होता है, तो शरद ऋतु के काल में पित्तवर्धक आहार विहार, फर्मेंटेड फूड बहुत ज्यादा लेना, या फिर वसंत ऋतु का कफ प्रकोप का काल है, उसी समय पे ज्यादातर कफ के गरिष्ठ आहार विहार का प्रयोग करना, तो एक ऋतुचर्या भी बहुत बड़ा रीजन बन सकता है कि जो आगे जाके एलर्जिक कंडीशन को डेवलप कर सकता है। और साथ साथ में दिनचर्या का पालन करें, तो हमारी जो दिनचर्या है हम सब जानते हैं कि दंत धावन से लेके नस्य तक और अपना तो वो जो सारी प्रक्रिया की दंत धावन करने के वक्त या नस्य करने वक्त हम ज्यादा जो एक्सेसिव दोष है तो उसको हम निकाल सकते हैं। अंजन भी नित्य बोला गया है, तो कफ का स्राव होना रेगुलर फॉर्म में, तो वो भी एक कारण बन सकता है कि वो आगे जाके हमारे शरीर में आम रूप पड़ा रहे और हमारे स्रोत से उसका निर्हरण ना होने से वो भी एक एलर्जी का कारण बन सकता है। तो जो पिताजी ने सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताए कि ये 3-4 एस्पेक्ट से हम एलर्जी को समझ सकते हैं, वो स्किन में भी यही एस्पेक्ट से आती है और रेस्पिरेटरी में भी यही एस्पेक्ट से आती है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, तो ये जहां से रोग की शुरुआत होती है, अगर हम वहीं से शुरू करें कि भाई पहले हम आम पाचन करें, अग्निवर्धन करें और अनुलोमन करें, हम नित्य जो बोला त्रिफला, त्रिवृत और आरोग्यवर्धन हम काफी ज्यादा यूज करते हैं कि आरोग्यवर्धिनी की जरूरत भी काफी कम पड़ती है यही योग के यूज से। और कुछ पटोल है, मंजिष्ठा है, जो द्वात्रित दारव्य क्वाथ पिताजी ने बताया उसमें इंद्रवारुणी तक भी है, तो उससे नित्य अनुलोमन भी होता है, रेचन भी होता है। तो दीपन पाचन के साथ अनुलोमन अगर नित्य स्वरूप में करवाते रहे तो एलर्जी की ट्रीटमेंट। और कुछ एक सबसे अच्छा द्रव्य है हरिद्रा, और उसमें भी आम्रगंधी हरिद्रा,
जिसको गुजराती में आंबा हळदर या जो आम्र मैंगो क्यूरक्यूमिन बोला जाता है उसको, तो उसके प्रयोग से एलर्जी में काफी अच्छा पेशेंट को नित्य सेवन देने के लिए उनको 2 से 3 चम्मच की मात्रा में नियमित स्वरूप में देना चाहिए। विडंग भी इतना ही कारगर है, वचा जैसी औषधि भी एक्स्ट्रा कफ का निर्हरण करवाने के लिए रूटीन में यूज कर सकते हैं। तो एलर्जी की जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो शुरुआत यहीं से करनी चाहिए कि हाँ, अगर स्किन में शीत पित्त आदि है कि पित्त का अनुबंध है तो त्रिकटु आदि उष्ण द्रव्य का यूज न करके उसमें त्रिवृत आदि विरेचन द्रव्य का, हरिद्रा, शटी जैसे सिंगल ड्रग का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। कटुकी है, कालमेघ है, ऐसे जो कड़वे द्रव्य है पर पाचन भी है, तो ऐसे द्रव्य का प्रयोग नित्य कर सकते हैं। और साथ साथ में जो रेस्पिरेटरी वाली एलर्जी है उसमें हम रेगुलरली त्रिकटु आदि द्रव्यों का और जो क्वाथ प्रिपरेशन है, क्वाथ प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कि हम जब वो यवकुट देते हैं तो शास्त्र में अग्निवर्धन के लिए पक्व उदक कल्पना का भी इतना ही उल्लेख किया गया है कि पानी को 25% जलाया जाए, पानी को 50% जलाया जाए, पानी को 75% जलाया जाए, तो उसकी कार्मुकता चेंज होती है। तो जब हम क्वाथ प्रिपरेशन पेशेंट को फ्रेश काढ़ा बनाने के लिए देते हैं तो उसमें हम दवाई का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, हम दवाई को ज्यादा डीपर लेवल तक ले जाने का प्रयत्न, मॉलिक्यूल को ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्वाथ प्रिपरेशन का रूल काफी ज्यादा तक भैषज्य कल्पना का हम यूज कर सकते हैं। और साथ साथ में जब व्याधि इस अवस्था में आ जाए कि अभी व्याधि के लक्षण नहीं है, लेकिन हमने जो 3 चीजें, पहली जो निदान परिवर्जन जो पिताजी ने काफी अच्छे निदान बताए, फिर हमने विकृति विघात किया, हमने औषध द्रव्यों से विकृति विघात किया, लेकिन जब प्रकृति स्थापन की बात आती है तो प्रकृति स्थापन की सर बार बार ना होना, आयुर्वेद मूलतः चिकित्सा करता है, ये हमें कैसे को वो परिणाम हमें कैसे मिले। तो जो चिकित्सा स्थान की औषधियां दी गई है जिसमें सारे घृत कल्पना है, कुछ अवलेह कल्पना है, तो उसका प्रयोग लंबे समय तक करने से, जैसे पिपली की बात हुई, वासा की बात हुई, मैंने वासा पे ही पूरा थीसिस वर्क किया। मैंने वासा का प्रयोग दद्रु कुष्ठ में किया था क्योंकि भाव प्रकाश में वो कुष्ठ में भी वर्णित है और वो पित्त और रक्त पे काफी अच्छा काम करता है। तो वासा इज अ मास्टर ड्रग फॉर एनी काइंड ऑफ एलर्जी कंडीशन इवन, और काफी अच्छे परिणाम वासा के मुझे मिले थे। नीम के इक्विवेलेंट परिणाम वासा पत्र के मिले थे। तो जो भैषज्य कल्पना के सारे द्रव्य है उसका यूज ठीक होने के बाद, जो सारी घृत कल्पना है कि पंचतिक्त घृत है, खदिराद्य घृत है, पिपल्यादि अवलेह है, जो सारे अवलेह और घृत कल्पना का यूज है वो उसके बाद प्रकृति स्थापन की अवस्था में की जाए तो उसका परिणाम लंबे समय तक, और पेशेंट बोलेगा कि सर हमें ज्यादा समय तक आराम मिला। खाली हम दर्दी को यह सूचित कर सकते हैं कि जब ऋतु, अगर वो कुलज विकार है कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो ऐसी कंडीशन में दर्दी को एक चीज हम सूचित कर सकते हैं कि ऋतु संधि काल जितने आए उसमें आप ज्यादा केयरफुल रहे। जो सार्वत्रिक अपथ्य जैसे पिष्टान्न है, गुरु आहार विहार है, दूध और दूध की चीजें है, ज्यादा लवण रस का सेवन है, ये न करके शुष्क शाक है, वायु वो न बढ़ाए। तो जो ऋतु संधि काल है इसमें 4 महीने आप ज्यादा ध्यान रखिए। और कुछ आहार औषध के द्रव्य है जैसे आर्द्रक है, हरिद्रा है, सौंठ है, जीरा है, तो अजवाइन है। अजवाइन का एक बहुत फॉकलर यानी लेमेन प्रयोग है कि अजवाइन और गुड़ की लड्डू छोटी छोटी गोली बना के आप शीत पित्त के पेशेंट को दो, तो वो आहार औषध है। 3 चीज होती है, आहार औषध एवं आहार औषध। तो जो आहार औषध वर्ग के जो द्रव्य है उसको हम नित्य फॉर्म में लंबे समय तक प्रयोग करवाते रहे तो उससे काफी अच्छा लंबे समय तक परिणाम हम मरीज में पा सकते हैं। और साथ में उनका जो मूलतः हम जो प्रकृति स्थापन तक की चिकित्सा करने का हमारा विचार है उसको हम पा सकते हैं। और उनसे खास दिनचर्या ऋतुचर्या में हो सके उतना पालन करवाए तो बाकी के सारे औषध द्रव्य तो हमारे हाथ में हमेशा ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रूल ये चिकित्सा में मेरे मानने से आहार औषध द्रव्यों का रहता है। और सौंठ, हरिद्रा, तुलसी, वासा जैसे कॉमनली मिलने वाले द्रव्य है उसका प्रयोग भी हम नित्य स्वरूप में कर सकते हैं। तो
बस यही एलर्जी के बारे में। बाकी तो पिताजी ने काफी अच्छी बातें की। आप सभी सुगन वडील वर्ग है यहाँ पे। मेरा नम्र प्रयत्न बस इतने छोटी से मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा और उसको प्रस्तुत करने का रहा। तो हेतल मैडम जी और सर्व सुगन वैद्यजनों का मैं खूब खूब आभारी हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया प्रेजेंटेशन है और आपके इंडिपेंडेंट कुछ केस स्टडीज होंगे तो डॉक्टर हर्ष हम जरूर सुनना चाहेंगे, जिससे हमें और भी जो ऐसे हमारे पास जुड़ते हैं, प्रैक्टिशनर जुड़ते हैं जो कहीं ना कहीं प्राइमरी हिस्ट्री टेकिंग से लेके एलर्जी का अंतिम ओर तक जाए, तो हमें मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से माफ़ी चाहूँगी कि आज 2 क्वेश्चन आए हैं, 2-3 क्वेश्चन। कुछ लोगों ने दोनों लेक्चर्स की सराहना भी की है, मगर उन लेक्चर्स का जो क्वेश्चन है वो मैं अभी आज नहीं ले पाऊंगी। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि डॉक्टर मनोज भाई उपाध्याय अभी ट्रैवलिंग में है, और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को इस बात से भी अवगत कराना चाहूंगी कि आप देखिए ये कमिटमेंट है कि उनको मैंने लगभग 1.5-2 महीने पहले, ऐसे मैं सभी स्पीकर्स को लगभग आमंत्रित करती हूँ, कभी कभी 3 महीने पहले भी, तो तब मैंने उनसे बात की थी। तब इस बात का अंदेशा नहीं था कि आज ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, मगर अचानक कुछ काम आ जाते हैं, तो आज उनको कहीं पहुंचना भी था, तो ट्रैवलिंग में थे। उसके बावजूद भी, है ना, एक समर्पित भाव से इस ज्ञान यज्ञ में उन्होंने अपने ज्ञान की आहुति दी। और हम चाहते हैं कि आप सभी इन चीजों का मूल्य समझे, है ना, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि भारत में निःशुल्क जो चीजें अमूल्य रूप में मिलती है उसका मूल्य कई बार कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उस चीज की कदर होनी चाहिए, उसका मूल्य समझना चाहिए कि हाँ, कमिटमेंट थी कि शुक्रवार को ये करना है, तो उन्होंने पूरी कोशिश की। हालांकि हमने डॉक्टर हर्ष को भी तैयार कर लिया था कि बाई चांस अगर इंटरनेट बिल्कुल ठीक ना रहे तो हम किस तरीके से रहेंगे। और मैं भी जर्नी में थी, अभी हम कहीं पहुंचे हैं, तो अभी ठीक से इंटरनेट आ रहा है। डॉक्टर हर्ष, आप 1-2 क्वेश्चन लेना चाहेंगे? श्योर मैम। क्वेश्चन मैं बाद में लेती हूँ, तो आपके लिए क्वेश्चन हो तो ले लूं? हाँ श्योर मैम। ठीक है। डॉक्टर उज्ज्वला, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। बहुत ही अच्छा व्याख्यान था। और ये अभी बहुत ही पेशेंट आ रहे हैं वैसे शीत पित्त के। और जो मुझे एक क्वेश्चन था कि मेरे पास अभी एक पेशेंट है, 26 ईयर का लड़का है, और उसको शुष्क कास है, मतलब खाने के बाद आता है या कुछ ऐसे। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया तो वो बोले कि उसको टमाटर की एलर्जी, ऐसे कुछ कुछ बोला। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। और फिर मैंने उसके जब हेतु निकाले तो वो सुबह सुबह उसको लेमन जूस देते हैं एवरी डे। और वो गुजराती है तो लेमन का मतलब बहुत ही उसका सेवन रहता है। और चना छोर गरम उसमें भी लेमन डाल के खाएगा। बहुत सारे लाइक पित्तकर हेतु मुझे मिले। तो मैंने उसको अभी तो पित्त की ही चिकित्सा की है, जैसे कि साम पित्त विचार करके सूत शेखर दिया है, और हरिद्रा खंड की एक विरेचन, जैसे कि विरेचन करना ही चाहिए इसके लिए हरिद्रा खंड दिया है। और जो मैं कॉम्बिनेशन देती हूँ सीतोपलादी या फिर तालिस पत्रादि, जैसे कि शुष्क कास है उसमें वासा यष्टि डालती हूँ। तो सर यहाँ पे जहाँ पे कंजेशन ही नहीं है, पर जो कंठगत वहां से जो आता है ना शुष्क कास, गला खराब होता है बार बार, सर्दी होती है, तो इसमें हम चिकित्सा का कैसे विचार करें? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उज्ज्वला जी, ये हमारे सामने भी बहुत बार आता है। तो इसमें देखिए 2 चीज है कि शुष्क कास है ना, तो उसमें वायु का अनुबंध 100% होगा ही होगा। तो उसमें अनुलोमन द्रव्य जरूर देना चाहिए। आपकी जो चिकित्सा है वो काफी बेहतर है, पर फिर भी अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो अनुलोमन द्रव्य देना चाहिए। उसको हिमज या बाढ़ हरितकी बोलते हैं, वो चूसने का। और कास श्वास ऐसी अवस्था है कि जिसमें मुहुर्मुहुर औषध देना पड़ता है।
तो उसमें हिमज या बाल हरड़ चूसने के लिए दीजिए। दूसरे नंबर पे शारंगधर संहिता से हमने हमारे क्लिनिक पे एक टैबलेट बनाई है, उनको हम सुंठी आदि या भद्रादि नाम देते हैं। तो उसमें 3 ही कंपोनेंट हैं, तो आप बेसिकली घर पे भी बनवा सकते हो कि सुंठी है, मुस्ता है और एरेंडब्रुस्ट हरितकी, उसकी इक्विवेलेंट पोर्शन के साथ गुड़ के साथ गोली बनानी है। शारंगधर संहिता वटी चैप्टर का ही पार्ट है, तो उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन पेशेंट को बोलना है कि कंटिन्यू आपको चूसते रहना है। सुंठी, मुस्ता एवं एरेंडब्रुस्ट हरिद्रा सॉरी एरेंडब्रुस्ट हरितकी और साथ में इक्विवेलेंट मात्रा में गुड़, तो उसकी गोली बना के आप उनको चूसने के लिए दीजिए। दूसरा नंबर, मैं जब बड़ौदा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ा हूँ तो गुजरात गवर्नमेंट के सप्लाई में काफी वेल नोन सिरप है कि गवर्नमेंट में क्या होता था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बीबी तक ही ऐसे ही वेस्ट हो रहे थे, तो किसी ने बता दिया। तो एक पंड्या सर करके काफी विद्वान सर हुआ करते थे वडोदरा गवर्नमेंट कॉलेज में, उन्होंने बीबी तकी का एक सिरप फॉर्म कर दिया। तो सिंपल बीबी तकी का सिरप मैंने घर पे भी एक बार बनाया था, मैं द्रव्य गुण का विद्यार्थी रहा हूँ, तो उसका काढ़ा बना के उसको खांड की चाशनी उसको शक्कर के बना के घर पे भी बनाया, तो इजिली आप प्रिपेयर भी कर सकते हो बीबी तकी का सिरप। तो ये जो 3 चीजें हैं कि आप उनको नित्य अनुलोमन करवाए। ज्यादा शुष्क है तो मैं कई बार पेशेंट्स को अगर नहीं कंट्रोल में आता है और ज्यादा पित्त का अनुबंध नहीं है तो एरंड स्नेह भी देता हूँ, या फिर उनको गर्म दूध में इलायची एवं गाय का घी डाल के भी पेशेंट को पान करने के लिए दिया जा सकता है। और जो सुंठी आदि और बद्रादि मैंने बोली, तो हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये 3 चीजों में काफी अच्छा रहा है। आपको निश्चित तौर से ये सारी चीजों से परिणाम मिलेगा। धन्यवाद। सर सोम चूर्ण क्या है? सोमलता करके एक वनस्पति है, सोम चूर्ण है। ऐसे द्रव्य गुण के तौर पे मैं देखने जाऊं तो काफी कंट्रोवर्शियल ड्रग है, लेकिन उसमें ज्यादा न जाके जो अच्छी फार्मेसी सोमलता का चूर्ण बना रही है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। धन्यवाद सर। और सर पित्तानुबंध है तो हमें कौन सा चिकित्सा का विचार करें शुष्क काश में? पित्त का अनुबंध है वो आपकी बात सही है, लेकिन अगर जैसे वो जीईआरडी में भी कास लेके आते हैं, लेकिन गुरुजी ऐसे बताते थे कि हर्ष पित्त का तो स्वयं का गति नहीं है, तो पित्त को ऊर्ध्वगामी लाने के लिए तो वायु ही मूलतः जवाबदार है। तो जैसे हमने ये बीबीतकी और हरितकी का प्रयोग किया, जो वो सुंठी आदि वाला प्रयोग है, तो वो वायु और पित्त दोनों पे काम करेगी। दूधशेखर आपकी चॉइस ऑफ ड्रग काफी अच्छी है। उसके साथ साथ में अगर आपको यूज करनी है तो चंद्रकला रस भी, अगर रस औषधि में जाना है तो चंद्रकला रस का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में मुहुर्मुहु औषधि देने का महत्व काफी बढ़ता है। और दूसरी बात, आपने जो निदान क्लिक किया है वो काफी अच्छा है नींबू का, क्योंकि शास्त्र में जो बात हुई है कि भाई ये आहार द्रव्य इसके ये गुण है, ये आहार द्रव्य उसके गुण, पर उसके पहले रस के गुण बताए गए। तो अम्ल एवं लवण रस कच्ची अवस्था में महाक्लेद कर होते हैं, वो काफी क्लेद बढ़ाते हैं। तो पेशेंट को स्ट्रिक्टली बताना है कि आपको नींबू, नमक, जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हम बोलते हैं ऊपर से नमक या चाट मसाला वगैरह नहीं डालना है, तो ये पेशेंट को भी स्ट्रिक्टली बोलना है कि कच्ची अवस्था में बिल्कुल ही न ले आप। ओके, धन्यवाद सर, मैडम। और हमें आगे भी ऐसे ही आप गाइड करते रहिए, आगे का व्याख्यान भी लीजिए सर। धन्यवाद। थैंक यू। जी डॉक्टर उज्ज्वला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उत्साही हमारी डॉक्टर है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की डिटेल हिस्ट्री, उसकी दोस्तों से समूर्चना और बड़ा अच्छा सीखने की कोशिश करती है। और कहीं मैं जब पढ़ रही थी या शुरुआत का मेरा आज से 20-25 साल पहले का समय था, तो ऐसे ही हम भी आगे बढ़कर सारी चीज़ों को सीखने के लिए उद्यत रहते थे। तो ऐसे ही रहना चाहिए। बहुत सारे आशीर्वाद, ऐसे ही आगे बढ़ो और आयुर्वेद को भारत के लोगों की पहली चॉइस बनाइए। सभी से निवेदन है और उज्ज्वला से भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। डॉक्टर हर्ष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दो जो क्वेश्चन है जो डॉक्टर मनोज भाई के लिए हैं, मैं बाद में सर से बात करके और स्पेशल एक दूसरा लेक्चर भी रखेंगे। और आज के जो कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं पूछने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आज जर्नी के टाइम में हम उनको ज़्यादा अभी परेशान नहीं करेंगे। आज का तो बस ये था कि व्रत है और लेक्चर होना ही है हर हालत में शुक्रवार को 6 बजे।
तो ये हमने अपना प्रण पूरा किया और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने इसको ज्वाइन किया और आगे आप भी उसको फिर से सुन के अपने सिद्धांतों को और बेहतर करेंगे और अपने अपने पेशेंट्स के लिए इसका उपयोग करेंगे और कहीं ना कहीं आयुर्वेद राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति हो ऐसा हम सोचते हैं। और डॉक्टर अनुराधा, आपने हैंड रेज किया है मगर मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी। जो मैंने पहले भी आप सबको बताया है कि कुछ गलत लोग भी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो या तो आप जहां से भी आपको लिंक मिली है ना, आप मेरे से एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप उस ग्रुप में मुझे क्वेश्चन डालिए। जैसे डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर उषा, डॉक्टर है ना, ये सारे लोग मुझे अपने व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं, तो आप उस पे डालिए, मैं उसको अभी पूछ लूंगी। मगर मैं अनम्यूट उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को करती हूँ जो मेरे जानकार है, और वैसे जानकार नहीं है, उज्ज्वला को मैंने कभी देखा भी नहीं है ना, मगर रेगुलर व्यूअर है और कहीं ना कहीं पहले बहुत अच्छा हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चलता था। और हम निःशुल्क रूप में ये व्याख्यान माला 10 साल से मैं इसीलिए चला रही हूँ कि हर एक व्यक्ति जो कहीं ना कहीं पढ़ना चाहता है वो इसको निःशुल्क रूप में पा सके। मगर अभी तो मैं डॉक्टर अनुराधा नहीं कर पाऊंगी, है ना, और मैं उसका कारण भी आपको बताती हूँ कि भाई पता नहीं कुछ विध्वंसकारी लोगों को क्या अच्छा लगता है खराब बातें फैला के, मुझे नहीं समझ में आता और मुझे बहुत कष्ट पहुंचा था उनकी बातों से। चलो खैर, तो अगर आपको पूछना है तो आप मुझे इसमें पूछ सकते हैं। कोई मैसेज तो आ रहा है, तो मैं एक छोटा सा मैसेज जब भी अभी कोई टाइप कर रहा है, शायद ये डॉक्टर अनुराधा ही हो सकती है, तो मैं एक आपको रिपीट कर देती हूँ। मैं बहुत बार कह चुकी हूँ बीच में भी कि आप में से सभी पार्टिसिपेंट्स जो भी अपनी स्वयं की प्रैक्टिस करते हैं या कहीं चैरिटेबल ट्रस्ट में इधर उधर जहाँ कहीं भी क्लिनिकल काम करते हैं, तो आप रजस्वलाचर्या का जरूर प्रयोग करें। और रजस्वलाचर्या मानी मेंसिस के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे में सब्जी, रोटी, दाल मानी खट्टा, तीखा और नमक को छोड़कर घी, दूध, शाली चावल या लाल चावल और जौ का दलिया, जौ की रोटी घी से खानी चाहिए। यानी घी बुरा चावल या दूध चावल, चावल की खीर, जौ के दलिए की खीर या जौ की रोटी अच्छी तरह घी लगाकर दूध के साथ, जिसको रजस्वलाचर्या बोलते हैं। और ये डॉक्टर अनुपमा का मैसेज आ गया थी, जैसे आपने सूचना दिए मैं यहाँ से प्रश्न पोस्ट कर रही हूँ। ओके, मेरे एक पेशेंट है। ओके, एक मिनट। हाँ डॉक्टर अनुराधा, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप करके पूछ सकते हैं, है ना, शायद टाइप करने में देर लगेगी। अगर आप इधर से आते हैं उसमें तो कर सकते हैं। यस, आपने लिखा है आपके एक पेशेंट है, उनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है। आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट किया। हाँ, अभी मैंने किया है, थैंक यू। जी। मेरे एक पेशेंट है, उनके 55 साल है, अडल्ट मेल, तो उनको बार बार खांसी होती रहती है और सर्दी भी होती रहती है। मैं यहाँ यूरोप में मेरी अपनी आयुर्वेदिक क्लिनिक है, यहाँ काम कर रही हूँ। तो वो कारपेंटर है, तो शायद उनको वो धूल की वजह से भी एलर्जी हो सकता है। उनके फैमिली हिस्ट्री में आस्थमा थोड़ा है, लेकिन इतना ज्यादा लोगों को नहीं है। तो इनका ये प्रॉब्लम है कि साल भर में उनका ये खांसी लगातार रहता है। तो यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है, तो कोल्ड यहाँ विंटर में ज्यादा उनको सर्दी खांसी होते ही रहता है। मैं उनको हमेशा, मेरा एक फॉर्मूला है वो मैं देती हूँ उनको। सो उनको वातानुलोमन के लिए मैं गंधर्व हरित की ग्रान्यूल्स जो है वो देती रहती हूँ। दीपन पाचन के लिए मैं उनको हिंगवाष्टक टैबलेट और सूतशेखर रस दोनों देती हूँ, क्योंकि उनको वात और पित्त दोनों का वो दोषों का लक्षण है। और मैं उनको खांसी के लिए
श्वासकुटार रस देती हूँ तो उनको ठीक होता है, लेकिन वो थोड़ी बहुत रहता है। वो कभी ऐसा नहीं होता कि उनको कभी भी वो छुटकारा मिले। मैंने उनको एक कोर्स विरेचन भी दिया है और बस्ते भी दिया है, तो उसके बाद उनको थोड़ा अच्छा लगा है। और उनको दूसरा प्रॉब्लम भी था, जैसे कि उनका ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था, वो सब कम हो गया है। लेकिन ये श्वास का जो है वो लगाता रहता है। और वो कारपेंटर में बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उनका थोड़ा दर्द भी ज्यादा रहता है। तो उनको कभी कभी वो पीठ में दर्द रहता है या शोल्डर्स में दर्द रहता है। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूरी तरह से ठीक क्यों नहीं हो रहा है। जी बेटा। डॉक्टर हर्ष। हाँ, नमस्ते मैडम। हाँ जी। हाँ, अनुराधा जी, आपका क्वेश्चन समझ गया कि जो पहले तो पेशेंट का जो काम है उसको हम बंद नहीं करवा सकते। कारपेंटरी का काम है, उनको बार बार जो एलर्जन का सामना करना पड़ रहा है, तो एक छोटा सा प्रयोग हम देते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो नस्य रूटीन रूप में, और इसमें गोघृत जो है, गोघृत मंड जो हम यूज करते हैं रूटीन लाइफ में, तो उससे नस्य यानी नेजल ड्रॉप दिन में 1 बार 2 बार बाहर जाते वक्त प्रतिमर्श नस्य के फॉर्म में, अगर आपको मर्श नस्य करवाना है टोटल कोर्स, तो 1 बार अणुतेल से आप मर्श नस्य भी करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद पेशेंट को यू जस्ट इंडिकेट कि आपको प्रतिमर्श नस्य के तौर पे गोघृत मंड का प्रयोग नियमित स्वरूप में करना है। दूसरी बात, ये पेशेंट एलर्जी से ऊपर ये श्वास की संप्राप्ति में ज्यादा जा रहा है, श्वास कास की अवस्था में ज्यादा जा रहा है और लंबे समय से है। तीसरी बात, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो ये उसको आप क्लियरली इंडिकेट कीजिए कि आप ये आपकी अवस्था में है, क्योंकि संवत्सर पुरानी व्याधि है, पेशेंट की उम्र भी 50 से ऊपर हो गई है, कूलर्स फैक्टर भी पॉजिटिव है, तो ये यापी अवस्था में जा सकता है। अभी वहां की वेदर कंडीशन के अनुरूप कुछ वेदर में उनको कुछ तकलीफें रहेगी, तो उनको पता है कि आपको ये समय पे तो मेडिसिन लेनी ही है। आप श्वासकुठार का प्रयोग कर रहे हो, वो काफी अच्छा है, लेकिन ये अवस्था में आप दीपन पाचन करें हिंगवाष्टक के साथ, क्योंकि हिंगवाष्टक में लवण काफी ज्यादा है, तो कई बार क्या होता है कि उससे भी क्लेश बढ़ सकता है। अगर पॉसिबल है तो त्रिकटु का प्रयोग कीजिए। एक सिंपल त्रिकटु अगर असह्य लग रहा है, आपको ज्यादा उष्ण लग रहा है, तो सुंठी का प्रयोग कर सकते हैं आप। सुंठी एवं हरितकी एवं निशा यानी अच्छी क्वालिटी की हरिद्रा लाके आप उनको रूटीन लाइफ में दे सकते हो। और ये पेशेंट में अवले फॉर्मेट का रोल काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप अवले देते रहेंगे तो जो उनके स्रोतस है उसकी मजबूती हम बढ़ा सकते हैं। तो ये अवस्था, और अगर उनको पेन वगैरह की दिक्कत है, तो जैसे बात हुई कि उसको आग लवण तेल है ना, जो उनको चेस्ट पे और पूरे फ्लैंक्स पे मसाज करवाना है, तो ये काफी यूजफुल रहेगा आपको। थैंक यू डॉक्टर हर्षल जी। मैंने ये भी बताना चाहती थी कि मैं उनको त्रिकटु का प्रयोग शायद 3-4 महीने किया था, लेकिन उनको अभी थोड़ा वो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको शोषण हो जाता है। तो जब उनको विरेचन हो रहा था, तो विरेचन से पहले उनको एक सिम्टम आया था जो उन्होंने मुझे नहीं बताया था। तो ये सिम्टम है कि बहुत ड्राइनेस था उनके बॉडी में, तो मुझे वो पता नहीं था। तो मैंने उनको विरेचन का जो है वो शुरू किया था। तो विरेचन के बाद 5 दिन छोड़ के मैंने उनको आस्थापना बस्ती का प्रोग्राम दिया था। तो जब मैंने कषाय बस्ती का पहला इस्तेमाल किया था, तो उस दिन के बाद उनको यूरिन में बर्निंग सेंसेशन आया था। तो मैंने आस्थापना बस्ती का तुरंत बंद किया था। तो उनके पूछा था कि आपको ऐसा कुछ हुआ था विरेचन के पहले, तो उन्होंने याद किया और बताया हाँ करके। तो मैंने बस्ती का प्रोग्राम पूरा कैंसिल करके तो उनको घृत शुरू किया था। तो उस घृत में मैं पटोलादि घृत, दाड़िमादि घृत
और तीसरा ग्रुथ मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इन दोनों का प्रयोग किया था। तो वो प्रयोग अक्टूबर से मैंने शुरू किया था, तो अक्टूबर से लेकर जनवरी तक वो घृत का प्रयोग किया था, जैसे कि बहुत छोटी मात्रा में, क्वार्टर टी स्पून बिफोर एंड आफ्टर फूड, दोनों अपान और व्यानवायु के टाइम में मैं दे रही थी, दिन में 2 बार। तो उनको बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जब यहाँ सर्दी का मौसम शुरू हुआ, बहुत 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 सी ऐसा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यहाँ ज्यादा होता है, तो उनको दोबारा वो श्वास का तकलीफ होने लगा। तो अभी वो ठीक है, मैंने दोबारा वो मेडिसिन चेंज किए थे। लेकिन मैं अभी ये सोचना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में क्या नहीं आ रहा है, मैंने शायद क्या मिस्टेक कर रही हूँ, तो वो मैं चेक करना चाहती हूँ। तो नहीं शायद आपने मैडम, बोले ये आप या परिस्थिति में है, तो शायद इनको ऐसा ही कंट्रोल करके रखना पड़ेगा शायद। हाँ अवले, और जो आप श्वास को उधार भी मैडम दे रहे हो ना, तो उसको अनुपान काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप हो सके तो वासा अवले के साथ ही, लाइक अवले के साथ ही एक गोली दे देना है, तो हनी के माध्यम से वो जाएगा, तो वासा अवले की एफिकेसी भी बढ़ेगी। और ये कंडीशन में आपको वासा सभी तरह से हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि उनको बर्निंग भी हुआ था, रुक्षता भी हुई थी। तो आप अगर त्रिकटु या सूंठ भी अगर कभी प्रयोग करें तो घृत और मध के अनुपान से करें। और कुछ दूसरा दीपन पाचन गण जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इतना स्ट्रांग नहीं है, हम्म और कुछ अवेलेबल है, जैसे कि अम, उनका अभी वो रिसेंटली एक टेस्ट किए थे, उसमें पीएसए ज्यादा है। तो वो प्रोस्टेट का टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं। उनका अपॉइंटमेंट है अगले 3 महीने में, तो उसके लिए भी मैं कुछ करना चाहती हूँ। पीएसए ज्यादा है, तो पीएससी के लिए मैडम वो तो अपने काफी जो औषध है चंद्रकला वगैरह, जो मूत्र व संस्थान पे डायरेक्टली काम करते, इवन आप रसायन चूर्ण भी रूटीन लाइफ में यूज करवा सकते हो उनके पास। तो गुड़ुची वो वगैरह आएगा, तो उनकी इम्यून सिस्टम पे और नित्य आम पाचन होता रहेगा। तो कटु पटोल है, पटोल का भी यूज कर सकते हो, कि वो कटु रस से भी आम पाचन करवाता है। तो वो द्रव्य भी आप यूज कर सकते हो वो पेशेंट में। जी जी। क्या मैं चंद्र प्रभावती का इस्तेमाल कर सकती हूँ? डेफिनेटली आप कर सकते हो चंद्र प्रभावती का इस्तेमाल। और मात्रा बस्ती, कभी कभी छोड़ छोड़ के मात्रा बस्ती शायद। हाँ मात्रा बस्ती दे सकते हो, अगर कोष्ठ क्लियर है तो बस्ती देने में कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मात्रा अब उनका बस्ती पोस्ट उनको अभी दे क्लियर है, सकते। हाँ, तो तो बस्ती बस्ती का में मैं प्रयोग आप घृत कर का सकते इस्तेमाल करूँ तो तेल का? हो। तेल का कीजिए मैडम इनके लिए। हाँ, जैसे कि कोई चंद्रा भी बला लाक्षादी। चंदन बला लाक्सादी मानारायण वुड बी चॉइस ऑफ ड्रग। अच्छा जी, थैंक यू, मैं करूँगी। थैंक यू सो मच। ओके। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्ष और डॉक्टर अनुपमा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। और किस कंट्री से बोल रहे थे डॉक्टर अनुराधा? मैं आयरलैंड में हूँ डॉक्टर। अच्छा, आयरलैंड में है। तो हाँ सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रेरणादायक विषय है कि देखो भारत के बाहर से भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और वहाँ भी आयुर्वेद की इतनी बढ़िया सर्विसेज दे रहे हैं। तो मानवता के कल्याण के लिए ये कहते हैं ना, यह लोक परलोक दोनों को सुधारने का बहुत अच्छा साधन है आयुर्वेद। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराधा। और आपको स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण के ऊपर भी बहुत अच्छा काम वहाँ लोगों का उस पे दृष्टिकोण बदले या वो उस विषय में सोचे, ऐसा भी करना चाहिए। जी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। यहाँ मैं योगा, प्राणायाम, ध्यान वो भी सिखाती हूँ आयुर्वेद के हिसाब से। तो मेरा अपना क्लिनिक है इधर, जी तो अच्छा लगता है। यहाँ के लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, उनको अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो अपना ऋतुचर्या दिनचर्या, खासकर आचार रसायन, अभी कुछ समय जी पहले ही मैं किसी मॉडर्न डॉक्टर को सुन रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जो व्यक्ति अंदर जैसे हैं वही बाहर है, तो उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता।
तो मुझे जी बड़ा अच्छा लगा कि देखो ये चरक के आचार रसायन की तरफ दुनिया जा रही है। चरक अगर कह रहे जी हैं कि आचार रसायन इस तरह डिफेंस रसायन, तो हम सभी लोगों को ये चीज लोगों को बताने की कोशिश करनी चाहिए कि ये ऑलरेडी रिटन है और उसके अनुसार गांव के व्यक्ति कम पौष्टिक खाना खा के भी 80-90 साल तक 85 तक आराम से जीवन जी लेते हैं। तो ये कितना अच्छा प्रेरणादायी है। डॉक्टर अनुराग सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर हर्ष का भी मेरा बहुत और भी धन्यवाद। एक प्रश्न है मैडम जी, शायद मैं आपको मैसेज में देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ये लग रहा है कि बहुत टाइम ले लिया मैंने, तो शायद मैं आपको सेपरेट में भेजती हूँ, शायद वो प्रश्न अगले दूसरे लेक्चर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है बेटा, करती हूँ मैं, है ना, आप दे दीजिए। आज थैंक के यू। लेक्चर्स के लिए इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी प्रोफेसर वैद्य मनोज उपाध्याय जी भैया और उनके सुपुत्र डॉक्टर हर्ष तुरंत ही कहने मात्र से ही तुरंत तैयार हो गए और आपकी वाक शक्ति भी बहुत अच्छी है और पिता के पद चिन्हों पे चलते हुए आप भी हमारी उम्र तक आएंगे तब तक बहुत ज्यादा यश प्राप्ति करें और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आप अपना श्रेष्ठ कर्तव्य की पूर्ति की तरह इसको और निभाते हुए उसका नाम प्रज्वलित करे, उज्ज्वलित करे, ऐसी बहुत सारी शुभकामना। और मनोज भाई उपाध्याय का विशेष विशेष बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म से मैं कर रही हूँ कि आपने यहाँ आकर इस ज्ञान यज्ञ में आहुति दी और आगे भी हम आपसे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर सुनना चाहेंगे। बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप पे भी कमेंट आए हैं कि और भी लेक्चर्स होने चाहिए और आपने भी अपनी अनुमति दी है, तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और डॉक्टर हर्ष आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र बोल रही हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आप सभी अपने अपने स्थान पर आयुर्वेद के प्रति अपना कर्तव्य निभाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।